नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वक्त है रेस का। रेस 2020 शुरू होने वाली है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, क्योंकि 2020 की शुरुआत में ही होने हैं दिल्ली के विधानसभा के चुनाव, जिसका बिगुल बज चुका है। सियासत के योद्धा टिकट की दौड़ में दो हाथ आजमाने को तैयार है और तैयार है टोटल न्यूज की टीम भी सूबे की हर विधानसभा के साथ आपका मुंह टटोलने के लिए। सबसे सटीक, सबसे खास सर्वे के साथ हम आपको बताएंगे दलगत राजनीति में उम्मीदवारों की जमीनी हकीकत क्या है। आपके अपने कार्यक्रम रेस 2020 में हम आपको यह बताएंगे कि किस पार्टी का कौन सा उम्मीदवार अपने दल में कितना मजबूत है और कितना कमजोर दावेदार है। क्षेत्र में आखिर उसकी पकड़ कैसी है, लोगों के बीच उसकी छवि कैसी है, इन तमाम विषयों पर करेंगे चर्चा, बताएंगे आपको। तो चलिए करते हैं शुरुआत रेस 2020 की। तो रेस 2020 शुरू हो चुका है। तैयारी है दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का कौन सा दावेदार कितना मजबूत है अपनी पार्टी के अंदर, इन तमाम विषयों की तय हम धीरे धीरे खोलेंगे। और साथ ही तारुफ करा दे, बेहद खास पैनल इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ दधिबल यादव जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुजीत कुमार जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही हमारे विशेष संवाददाता तरुण कालरा भी इस डिबेट में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, आपका भी स्वागत है। और रेस दरअसल ये टिकट की है, टिकट की दौड़ में कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन मोर्चा मार रहा है। दरअसल रेस 2020 के लिए सभी उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया और टोटल टीवी भी अपने इस चुनावी अभियान पर निकल पड़ा है। और आज बारी है मादीपुर विधानसभा की। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब सभी की नजरें राजधानी दिल्ली पर घूम चुकी हैं, क्योंकि अब दिल्ली ही वो चर्चित चुनावी क्षेत्र है जहां अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। और इन चुनावों को लेकर सभी दल अपने अपने वादों और दावों के साथ चुनावी मैदान में है। और इस मैदान में टोटल टीवी भी अपने सर्वे के जरिए पहुंच चुका है, जो किया है संभावित उम्मीदवारों पर। और आज बारी है मादीपुर विधानसभा सीट की, जो पश्चिमी दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस विधानसभा से आम आदमी पार्टी लगातार 2 बार से चुनाव जीत रही है। 2015 में आपके टिकट से गिरीश सोनी चुनाव लड़े और जीत दर्ज की, तो वहीं 2013 में भी गिरीश सोनी ने आपके टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। लेकिन 2008 में कांग्रेस के मालाराम गंगवाल इस सीट पर जीते थे। मादीपुर विधानसभा को 4 वार्डों में बांटा गया है, जिनमें मादीपुर कॉलोनी, पंजाबी बाग, राजा गार्डन और रघुबीर नगर शामिल हैं। वहीं अब मादीपुर विधानसभा के इन सभी वार्डों में लोगों के बीच चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और चुनाव की चर्चाओं के बीच अब यहाँ टिकट की चर्चाएं भी सुनाई देने लगी हैं। और इन्हीं टिकट के चर्चाओं के बीच टोटल टीवी की टीम भी कुछ नाम लेकर लोगों के बीच पहुंची है, जो हमें मिले समाज के उन प्रबुद्ध लोगों से जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। और इन्हीं नामों को लेकर टोटल टीवी की टीम पहुंची मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के हर इलाके में और ली लोगों की राय। अब तक टोटल टीवी की सर्वे की सबसे खास बात यही रही है कि हमारे सर्वे हकीकत और नतीजों के बेहद करीब रहे हैं, जिसके पीछे सर्वे टीम की मेहनत और सही नियत का बड़ा योगदान है। यही वजह है कि टोटल टीवी पर लोगों का विश्वास हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, टोटल टीवी की टीम मादीपुर विधानसभा के चारों वार्ड में पहुंची और वहां पर लोगों के बीच जब गई तो लोगों ने खुद अपना जो विचार है वो उस बॉक्स में डाला और हमें बताया कि आखिर उनके यहां पर जो रेस टिकट के जो दावेदार घूम रहे हैं, आखिर उनमें कौन आगे रहेगा और कौन पीछे रहेगा, ये मत उन्होंने दिया। लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम रेस 2020 में हम चूंकि आज मादीपुर विधानसभा का सर्वे आप तक पहुंचाएं, लेकिन उससे पहले आपको दरअसल मिलवाते हैं मादीपुर विधानसभा के उन संभावित उम्मीदवारों से जिनकी किस्मत इस बॉक्स में वहां के जो लोग हैं, वहां के जो मतदाता हैं, उन्होंने बंद की है। रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली में चुनाव के लिए सभी सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जीत का दम भरने के लिए नए पुराने सभी सियासतदान मैदान में ताल ठोकने को बेताब हैं। लेकिन दिल्ली की कमान किसे मिलेगी, इस सवाल से पहले बड़ा सवाल टिकट की माथापच्ची का है। किस सीट से किसे मिलेगा टिकट, अगले 5 साल कौन संभालेगा दिल्ली की गद्दी, ये जानने के लिए टोटल न्यूज की टीम टटोल रही है दिल्ली की आवाम की नब्ज। कौन किस सीट से कितना आगे है टिकट की रेस में, जानने के लिए आज बात मादीपुर विधानसभा की, जहां से मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के गिरीश सोनी। वहीं इस सीट पर बीजेपी में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो मोहन लाल गेहरा टिकट की रेस में है। दिल्ली बीजेपी के एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं मोहन लाल गेहरा। बीजेपी के दलित चेहरे के रूप में पहचाने जाते हैं मोहन लाल गेहरा। बीजेपी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं कैलाश सांकला। कैलाश सांकला जो टिकट की रेस में शामिल हैं। कैलाश सांकला 2017 में पंजाबी बागवाट से बीजेपी के टिकट पर पार्षद चुने गए। 2017 में दक्षिणी नगर निगम में निर्विरोध उप महापौर चुने गए। कैलाश सांकला बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी में तीसरे संभावित उम्मीदवार हैं राजकुमार फुलवारिया जो टिकट की रेस में हैं। बीजेपी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हैं राजकुमार फुलवारिया। 2015 में मादीपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा। वहीं अगर अब आम आदमी पार्टी के टिकट के संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो आप में मौजूदा विधायक गिरीश सोनी टिकट की रेस में हैं। मादीपुर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं गिरीश सोनी। साल 2013 और 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी की पहली सरकार में मंत्री रहे हैं गिरीश सोनी। आम आदमी पार्टी में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं हरीश जलुथारिया जो इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता माने जाते हैं और टिकट की रेस में है हरीश जलुथारिया। वहीं कांग्रेस में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस में 2 संभावित नाम जिनमें जेपी पवार टिकट की रेस में है। निगम पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं जेपी पवार, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और टिकट की रेस में हैं। कांग्रेस में दूसरे संभावित उम्मीदवार हैं मालाराम गंगवाल जो टिकट की रेस में हैं। मालाराम गंगवाल मादीपुर से लगातार 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे हैं। मालाराम गंगवाल को 2013 और 2015 में हार का सामना करना पड़ा। बता दें कि इन सभी नामों को लेकर टोटल न्यूज ने सर्वे किया है और इन्हीं नामों पर जनता ने अपनी राय दी है और जनता ने किस पार्टी के लिए किस उम्मीदवार पर कितना भरोसा जताया है यही देखने को मिलेगा आपको टोटल न्यूज के सर्वे में। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव की ये रेस है टिकट के दावेदारों की। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी या फिर बाकी जो दल हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं और तैयारी कर रहे हैं वहां पर संभावित उम्मीदवार जो फिलहाल दावेदार की शक्ल में है। लेकिन कौन आगे है कौन पीछे, बात हो रही है मादीपुर विधानसभा सीट की। शुरुआत ददीबल जी हम आप ही से कर रहे हैं चूंकि दिल्ली का ये विधानसभा चुनाव जो कि फरवरी में संभवतः होना है या उससे पहले, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा बीते 5 वर्ष अरविंद केजरीवाल के रहे हैं और उसमें 70 में से 67 सीटें जीतकर कोई दल अगर सत्ता में आता है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें भी रहती हैं। लेकिन जब हम मादीपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं तो इन 5 वर्षों में मादीपुर विधानसभा को आप किस तरीके से देखते हैं सियासी तौर पर? देखिए, सियासत की जो बात है वो पूरे दिल्ली में लगभग एक जैसी ही है। अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में से 4 साल जो हैं वो अगर एजुकेशन के सेक्टर को आप छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि किसी सेक्टर पर ढंग से फोकस करके काम हुआ है। ठीक है। लेकिन आखिरी 5वें साल में पूरे दिल्ली के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, चाहे वो मादीपुर के गांव हों, चाहे रिसेटलमेंट कॉलोनीज हों, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वहाँ है थोड़ा बहुत उसकी बात हो, गलियों की मरम्मत की हो, सड़कों की हो, तो उसी तरह से सभी इलाकों में जैसे अब सरकार फोकस कर रही है उसी तरह से अब वो मादीपुर की तरफ भी फोकस कर रही है। ठीक है। पूरे दिल्ली के लिए कमोबेश एक जैसा ही है। हाँ। एक जैसे ही तमाम सारे चुनावी मुद्दे हैं और एक ही जैसे रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं चुनावी साल में। तो लगभग कमोबेश
जिसे आप कहें समस्याएं सभी जगह एक सी हैं। एक सी ही हैं। हाँ। और उनका निदान भी एक जैसा ही हो रहा है, क्योंकि सरकार है, अगर आप कहें कि किसी एक इलाके में बहुत फोकस कर दिया तो ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसा आप देखें जैसे कॉमनवेल्थ के दौर में पूर्वी दिल्ली को चमका दिया गया। हाँ। तो ऐसा कहीं कुछ हमें तो कोई खास विधानसभा सीट नहीं दिख रही है। हाँ। कि जहां अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस तरह का कोई फोकस किया गया हो कि हाँ। जहां दिख रहा हो कि हाँ यहाँ बहुत काम हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य तौर पर काम हुआ है। हाँ, ज़रूर है कि इनके जो दोनों टर्म में जो इनके विधायक रहे हैं वो पहले टर्म में 2013 में मंत्री रहे हैं और इस बार वो विधायक हैं, चूँकि बिजनेसमैन हैं। हाँ। तो वहाँ लोगों के साथ इनकी रीच ठीक है पहले से। और अभी भी अब इस चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जाहिर है कि सरकार से 5 साल सरकार अब सत्ता में रही है, तो सरकार से जैसे आप कह रहे थे कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ। क्योंकि एक तरफा वोट किया है पब्लिक ने, तो उसकी उम्मीदें होना स्वाभाविक है। ठीक है। और जब भी इस तरह का एक तरफा वोट होता है, अगले इलेक्शन में उसका खमियाजा सत्तारूढ़ दल को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है कि वो हर किसी की डिमांड पूरी कर सके और सारी उम्मीदों पर खरा साबित हो सके। ठीक है। लेकिन सुजीत जी, चूंकि हम जब तुलना करेंगे तो पिछले चुनाव से भी करेंगे। हम 2013 में देख रहे हैं गिरीश सोनी चुनाव जीतते हैं और एक तरीके से चूंकि कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके किसी तरीके से वो सरकार बनती है और खुद इनके अपने 28 एमएलए जीते थे, तो उसमें गिरीश सोनी को मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन जब 2015 में चुनाव होता है तो फिर गिरीश सोनी कहीं ना कहीं एक तरीके से आम आदमी पार्टी में चूंकि लाइमलाइट में नहीं रहते, हाशिए की राजनीति करते हैं, लेकिन फिर भी अपनी विधानसभा के हिसाब से जब मूल्यांकन होगा तो मादीपुर में गिरीश सोनी का मूल्यांकन कैसे करेंगे? देखिए, मादीपुर में गिरीश सोनी का जो मूल्यांकन है वो उनका जो पहली बार वो चुनाव जीते उससे भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब 28 चुनकर आए थे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनका प्रभाव था। बिल्कुल, यही वजह है कि उन 28 का वो हिस्सा बन सके। और दूसरी बात वहाँ पर कि जब 2015 में हुआ तो 67 सीटें जीती पार्टी, तो उसमें ज़्यादातर उम्मीदवार जीत गए, तो उस बार भी वो जीते और अपनी सीट को बचा ले आए। तो ये उनके हक में जाता है कि उनकी उपस्थिति वहाँ पर अभी है। और अब 5 साल उनकी पार्टी की सरकार रही है। जाहिर तौर पर कुछ ऐसे वायदे होते हैं जो अमूमन किसी की भी सरकार बने वो इलाके में पूरी होती है। ख़ास तौर पे अगर मौजूदा सरकार की आप बात करेंगे तो जिस तरीके से बिजली, पानी, या फिर आप देखेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक की जो बात की गई है, या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जो बात की, इसके तहत अगर कुछ काम वहाँ पर उनके विधानसभा क्षेत्र में भी हुआ होगा तो उसका लाभ भी उनके खाते में ही जाएगा, क्योंकि मौजूदा विधायक उस इलाके के वो हैं। लेकिन हर चुनाव में समीकरण और मुद्दे बदलते रहते हैं, और इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। अगर दिल्ली सरकार जो है फ्री पानी 20,000 लीटर तक दे रही है, तो दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा कि जो गंदे पानी का मुद्दा नया उठकर आया है, तो ये भी तुलना होगी इसकी कि भाई आप फ्री पानी तो दे रहे हैं, लेकिन गंदा पानी का जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहना है, या क्या गंदा फ्री में देने का मतलब है गंदा पानी मिलेगा लोगों को। तो ये सवाल जरूर चुनाव में उठेगा। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि प्रदूषण, अगर बिजली, पानी फ्री है या और भी कुछ चीज़ें जो फ्री में की जा रही हैं, लेकिन क्या सांस लेने के लिए साफ हवा मिल रही लोगों की, ये सवाल जो खास तौर से दिल्ली में खड़ा हो रहा है, चाहे विपक्ष हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई इस बात को लेकर साफ हवा ठीक है। लेकिन ये सवाल सिर्फ दिल्ली सरकार के लिए नहीं है तरुण, फिर भी जमीनी हकीकत वहां पर क्या है, वहां के जमीनी मुद्दे क्या है? क्योंकि ये बात तो ठीक है कि जो बिजली का बिल है वो जिस रफ्तार से बढ़ा करता था पिछली सरकारों में, उस पर तो कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा आम आदमी पार्टी की सरकार में। पानी का बिल की जहां तक बात है तो ये ठीक है कि पानी अब मुफ्त है, लोगों का बिल नहीं आता। दूसरी बात यह है कि अनऑथराइज्ड का जो विषय है उसमें केंद्र वर्सेस राज्य का वो हम देख भी रहे हैं और उसमें दोनों अपने अपने स्तर पर दावे कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मादीपुर की जमीनी हकीकत वहां के जमीनी मुद्दे क्या हैं? देखिए, मादीपुर दिल्ली की 12 आरक्षित सीटों के अंदर एक सीट आती है
दरअसल इसका आंकलन इस तरह से होता है, जो लास्ट जनसंख्या की गणना हुई थी 16.69%, अगर किसी असेंबली के अंदर आबादी आरक्षित कैटेगरी की है तो उसको रिजर्व कैटेगरी की सीट मान लिया जाता है, और बढ़ते क्रम से लेकर घटते क्रम की तरफ जाएं तो 12 सीटों के अंदर मादीपुर की असेंबली भी आती है। अब ज्यादातर यहाँ पर वोटर ऐसे हैं 16.69% से ज्यादा तो कम से कम जो झाड़ू के सिंबल के ऊपर काफी अट्रैक्ट हुए थे। यही कारण था कि गिरीश सोनी को ना सिर्फ 2013 के अंदर बल्कि 15 के अंदर भी जीत हासिल हुई। ये भी बात समझनी बहुत जरूरी है कि 2015 के अंदर आम आदमी पार्टी का हर एक सीट के ऊपर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, सिर्फ एक सीट को छोड़कर, वो है शकुर बस्ती जो कि सत्येंद्र जैन की सीट है। वहां पर आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज है वो 2013 के मुकाबले 15 के अंदर बढ़ने की बजाय घटा है। बाकी 67 की 67 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट बढ़ा है। इसको सिर्फ इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन राष्ट्रपति शासन के दौरान या फिर 49 दिन की सरकार के दौरान गिरीश सोनी कर पाए। दरअसल कांग्रेस पार्टी 2015 के चुनाव में बिल्कुल शून्य की स्थिति पर आ चुकी थी। पार्टी के अंदर अंदरूनी गुटबाजी इतनी चरम पर थी कि शीला दीक्षित ने यह बयान तक देने के लिए वो मजबूर हो गई कि अगर कांग्रेस पार्टी की कुछ सीटें आती हैं तो आम आदमी पार्टी को हम समर्थन दे सकते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने, मुझे याद है कि कुछ चुनाव से कुछ दिनों पहले ही इस बयान को पूरे अच्छे तरीके से गर्मजोशी से भुनाया और ये बयान दिया कि सवाल ये उठेगा ना कि आपने क्या किया। अब तो सवाल गिरीश सोनी से पूछा जाएगा ना, आपने क्या किया, बिल्कुल मुद्दे क्या। इस बार विधायक का चुनाव है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल का मुखौटा पहनने भर से, चूंकि 12 की 12 आरक्षित सीटें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के पास है और हर कोई अरविंद केजरीवाल का मुखौटा पहनकर जनता के बीच में जाएगा। चूंकि यह भी देखना होगा कि 5 साल के अंदर जितनी सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक हुई उतनी शीला कार्यकाल में या फिर बीजेपी के कार्यकाल के अंदर नहीं हुई। यानी कि जो कोर वोटर था आम आदमी पार्टी का, जो SC ST से बिलोंग करता था, रिजर्व कैटेगरी का था, उसे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। और हो सकता है कि अगर झाड़ू नहीं चली तो झाड़ू पड़ जरूर सकती है, और झाड़ू सबसे पहले पढ़ने का आम आदमी पार्टी के ऊपर क्रम शुरू होगा, उसकी शुरुआत आरक्षित सीटों से ही होगी। ये आपने बड़ी बात कही कि झाड़ू पर वोट अगर पड़ता है तो ठीक है, वरना झाड़ू जो है ऐसे भी पड़ सकता है। रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। तो टोटल टीवी का यह ओपिनियन पोल है संभावित उम्मीदवार। आज की विधानसभा सीट है मादीपुर और कांग्रेस की सबसे पहले लिस्ट सामने आई है। माला राम गंगवार 64.28% के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद जो दूसरा नाम है वो JP पवार का 28.57% के साथ दूसरे नंबर पर, और संतो गंगवार 7.15% के साथ तीसरे नंबर पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ये लिस्ट है, वो कांग्रेस जो 2015 के विधानसभा के चुनाव में शून्य पर नजर आई थी, लेकिन जो टिकट की दावेदारी है उसमें 3 नाम निकलकर सामने आए हैं। माला राम गंगवाल, JP पवार, संतो गंगवाल। सुजीत कुमार जी, 3 नाम, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो 64.28% के साथ माला राम गंगवाल का है। पहला नाम माला राम गंगवाल का क्यों 64% लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं? देखिए, जो भी कांग्रेस पार्टी में अभी भी वहाँ पर कार्यकर्ता हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं या जो कांग्रेस को पसंद करने वाले मतदाता हैं, उनकी नज़र में अभी भी माला राम गंगवाल ही बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि माला राम गंगवाल उस विधानसभा क्षेत्र से 3 बार MLA चुने गए, तो वो उनके हक में जाता रहा है कि लोग वहाँ पर उनको जानते हैं। इसलिए हो सकता है उन्होंने जो कुछ काम भी कराए हों तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के तौर पर वो अभी भी वहाँ पर पहली पसंद के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रेंड रहा पूरी दिल्ली में कि 2 पार्टियों के बीच में ही चुनाव लड़ा जाता रहा, खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की नई एंट्री हुई तो 13 में ही जो है माला राम गंगवाल चुनाव हार गए, जो 2-3 बार से लगातार जीत रहे थे। और जब आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है तो कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाती। वही माला राम गंगवाल जो 3 बार लगातार चुनाव जीतते हैं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की एंट्री होती तो वो
वो दोनों चुनाव में 13 और 15 में तीसरे नंबर पर चले जाते हैं और बीजेपी दूसरे पर आ जाती है। तो ये कह सकते हैं कि उनके लिए खतरनाक स्थिति है, या कह सकते हैं कि उनका जो समीकरण था, वोटों का समीकरण, वो बिल्कुल हिल गया या बिगड़ गया। और जेपी पवार की जो नंबर 2 की स्थिति बन रही है, वो अभी वहाँ पर निगम पार्षद का चुनाव लड़े हैं, अभी कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। कोशिश उनकी हो रही है, वो लगातार इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि पार्टी उन पर विचार करे, लेकिन अभी मालाराम गंगवाल के मुकाबले देखेंगे तो उनका मत प्रतिशत कहीं ना कहीं कम है। और ये तीसरा नाम जो उभर कर आ रहा है, ये आप कह सकते हैं कि जब हमारे लोग वहाँ पर सर्वे टीम गई थी तो उनके वहाँ पर कुछ लोगों ने इनका नाम सुझाया है। तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि इनका वहाँ पर कद क्या है, कितना है, लेकिन कुछ इलाके में हो सकता है कि ये भी चर्चा का नाम है, ये भी नाम चर्चा में है, लेकिन अभी उस तरह से प्रभावी नहीं। हो सकता है कि पार्टी स्तर पर भी इनका कोई विचार ना हो, लेकिन 2 नाम हैं जिन पे कह सकते हैं कि वहाँ पर पार्टी में विचार हो सकता है। और मालाराम गंगवाल के पास अनुभव भी है, 3 बार के एमएलए भी हैं, लेकिन उनकी उम्र हो सकता है ज़्यादा होने की वजह से कुछ आड़े आए। और जेपी पवार युवा हैं, तो अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किस पर भरोसा जताती है। ठीक है यादव जी, लेकिन ये जो बात आखिर में सुजीत जी ने कही है कि युवा हैं और बुजुर्ग हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष फिर वापस अब सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी से सोनिया गांधी। तो क्या अभी भी दिल्ली के इस विधानसभा के चुनाव में शीला सरकार में किए गए कामकाज को भी लोग याद करेंगे अगर टिकट वितरण की बात आएगी, या जब टिकट बांटने की बारी आएगी? क्या पब्लिक भी अभी इन बातों को याद रखेगी, या उम्र का भी एक है और उसमें युवा जोश अब आए, या फिर उस पूरी कांग्रेस को अब चेंज दरअसल जमीन पर भी करने की जरूरत है उम्मीदवारों के लिहाज से? नहीं, दिल्ली में देखिए, कांग्रेस की जो आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस एक बड़े उहापोह के दौर से गुजर रही है। और खास करके दिल्ली में, चाहे वो लोकसभा के पिछले चुनाव थे, तब भी कांग्रेस की स्थिति आखिरी समय तक बड़ी अनसर्टेन बनी रही, और पीसी चाको और शीला दीक्षित के बीच में कुछ बैठ नहीं पा रही थी पटरी, और उसका नुकसान अंतोगत्वा फिर कांग्रेस ने उठाया। ठीक है, अभी विधानसभा का चुनाव है, और अभी तक अब आप देखिए कि बिल्कुल आप दरवाजे पर खड़े हैं, जिसको कहते हैं कि नॉकिंग एट द डोर। अभी विधानसभा के चुनाव के मुहाने पर आप खड़े हैं, जब आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, जब भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, जो प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, तब कांग्रेस अभी बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में है, अभी वो नींद से जागी ही नहीं है। अच्छा। और आप देखें, ना कोई बैठकें हैं, ना कोई किसी तरह की चर्चा है, ना कहीं कुछ हो रहा है, कहीं बाहर। सुभाष चोपड़ा कर तो रहे हैं ना, थोड़ा बहुत तो सुभाष चोपड़ा को भी अंतिम समय में कमान दी गई। सुभाष चोपड़ा को भी जिस समय कमान दी गई, तो अगर यही तैयारी पहले से होती, सुभाष चोपड़ा को थोड़ा पहले वक्त मिला होता, तो सुभाष चोपड़ा दिल्ली के पुराने नेता हैं, और पब्लिक के बीच में भी तो एज का फैक्टर तो उनके साथ भी है। वही मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक के बीच में एक सेक्शन ऐसा है जिससे उनका अच्छा तालमेल है। लेकिन उम्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो वही बात है कि कांग्रेस में सब अब दिल्ली में जो तमाम हैं, सुभाष चोपड़ा से लेकर महाबल मिश्रा से लेकर के, और ये जिनकी अभी चर्चा कर रहे हैं यहाँ मालाराम गंगवाल, या रिजर्व सीटों में पूर्वी दिल्ली में, तो बहुत सारी जगहों पर सब वही पुराने योद्धा हैं। ठीक है, नई फसल जो है, सेकंड लाइन जो कांग्रेस में तैयार होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई। अजय माकन हटेगी तब तो नई को मौका मिलेगा। और अजय माकन या दूसरे लोग, लिलोठिया या इन सब लोगों को उस तरह से अगर प्रमोट किया जाए, वापस लौट के तो फिर शीला दीक्षित पर ही आए थे ना, तो कहीं ना कहीं वो अभी पुरानी जो जमीन है उसी पर कांग्रेस भरोसा करने की बात। ये आपने जो कहा था कि अंतरिम अध्यक्ष भी लौट कर सोनिया गांधी पर ही गए, वो तो कहीं ना कहीं ये चीज दिल्ली में भी लागू हो रही है, और आज संयोग से शीला दीक्षित नहीं है। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा चुनौती भरा वक्त है। लेकिन ये जरूर है कि मालाराम गंगवाल की अगर बात हो रही, तो वहां अब तक जितने चुनाव हुए हैं 1993 से लेकर अब तक, कांग्रेस की तरफ से वही वहां सिपह सालार रहे हैं उसके, और 3 बार वो जीते हैं, 98, 2003 और 2008। और बाद का जो चुनाव वो हारे भी हैं, तो वो चुनाव बेसिकली ना पॉलिटिकल पार्टी का था, और ना ही वो चुनाव किसी व्यक्ति विशेष का था। वो चुनाव बिल्कुल
अन्ना की आधी बरसे ज्यादा। लेकिन यही सवाल धवल जी, सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जब जीत हुई और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी आती है तो बड़े बड़े धुरंधर हवा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी तरुण, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप पार्टी के लोगों से भी मुलाकात करते हैं, जरा इस एंगल से इस पूरी लिस्ट को समझाइए। मालाराम गंगवाल, जेपी पवार और संतोष गंगवाल की जो एज फैक्टर की बात हो रही है, क्या ये इस विषय की भी चर्चा अंदर खाने होती है कि युवाओं को मौका दिया जाए या फिर पुराना जो भरोसा है, जो पुराने नेता हैं उन पर ही भरोसा जताया जाए? देखिए, बात ज़रूर होती है कि वरिष्ठ विधायकों को भी, वरिष्ठ नेताओं को भी साथ लेकर चलना है। इसलिए सुभाष चोपड़ा के कई प्रोटेस्ट के अंदर आप जेपी अग्रवाल को भी बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए देखेंगे और वो भी अपना डिटेंशन देते हैं जब पुलिस उग्र प्रदर्शन को काबू में करने के लिए बड़े नेताओं को हिरासत में ले लेती है। अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली, ये सभी जो क्रीमी लीडर हैं, जो जमीनी नेता हैं, जिन्हें कहते हैं कि आज भी अगर ये झंडा अपने इलाके में उठा लें और कार्यकर्ताओं से जुड़ना शुरू कर दें, जो कि शुरू भी हो चुके हैं, तो कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो सकता है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1993 से लेकर अब तक 2015 तक एक दरकार रही है मादीपुर विधानसभा के अंदर कि वहां पर यंग लीडरशिप इमर्ज होनी चाहिए, जिसको नजरअंदाज किया गया और पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। सुरजन लाल पवार ये इलाके के पार्षद हुआ करते थे। 2002 के अंदर वो पार्षद जीत के आए थे और अपनी एक अलग छवि उन्होंने बनाने में कामयाबी हासिल की थी। जेपी पवार उन्हीं के बेटे हैं, वहां पर ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। और मैं जैसी तस्वीर सामने आई तो एकदम से वो विजुअलाइजेशन मैं करने लगा कि नेताओं को कहां पे देखा है। तो मालाराम गंगवाल वरिष्ठ नेता होने के बावजूद सुभाष चोपड़ा के अभी तक के किसी भी प्रदर्शन में मुझे सक्रिय भूमिका निभाते हुए नहीं दिखे, जबकि जेपी पवार कमोबेश सब प्रदर्शन के अंदर बैरिकेड के ऊपर इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है और बहुत संक्षेप में। तो मालाराम गंगवाल क्यों 64.28% पसंद बनते हैं और जेपी पवार 28.57% की पसंद बनते हैं? देखिए, कांग्रेस के कई उम्मीदवार अभी भी अपने पत्ते इसलिए नहीं खोल रहे, अभी भी खोलकर ये नहीं कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस बार भी हार गए तो उनकी राजनीति पूरी तरह से निपट जाएगी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में भी अभी कोई नाम हो सकता है? बिल्कुल, अभी अगर मन बनाया होता जेपी पवार ने तो जाहिर तौर पर वो उग्र तरीके से इलाके के अंदर पोस्टरबाजी करते हुए दिखाई देते, और अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ है और करीबन 29% के आसपास अगर जेपी पवार नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इलाके में उनके नाम को लेकर अंडर करंट जरूर है। और इलाके में अगर विकल्प मालाराम गंगवाल का कांग्रेस पार्टी तलाशती है तो जेपी अग्रवाल के अलावा कोई और नाम दूर दूर तक नहीं है। तो जेपी पवार एक नाम हो सकता है, युवा है और कहीं ना कहीं एज फैक्टर की अगर बात होगी तो मालाराम गंगवाल वहां पर कमजोर पड़ते हुए नजर आते हैं। जी, एक और महत्वपूर्ण बात, सुभाष चोपड़ा से कुछ वक्त पहले बात हो रही थी तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि इस बार हम 50% जो टिकट है वो महिला और युवा अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। अगर उनका ये कॉन्सेप्ट काम किया तो हो सकता है कि जेपी पवार फिट बैठते हैं। रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। टोटल टीवी ओपिनियन पोल, संभावित उम्मीदवार सीट है मादीपुर और अब बात बीजेपी की। 3 नाम निकलकर सामने आए हैं। कैलाश सांकला 61.38% के साथ पहले नंबर पर, दूसरा नाम मोहनलाल गेहारा 22.72% के साथ दूसरे नंबर पर, और जो तीसरा नाम है वो राजकुमार फुलवारिया का है 15.90% के साथ तीसरे नंबर पर। ये 3 नाम हमें मिले हैं जिन्हें लिस्ट में जगह दी गई है बीजेपी की ओर से, जो टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं एक तरीके से संभावित उम्मीदवार। ये 3 नाम हैं और बीजेपी के कैलाश सांकला 61.38% के साथ पहले नंबर पर। सुजीत कुमार जी, कैलाश सांकला, मोहनलाल गेहारा, राजकुमार फुलवारिया, लेकिन बाजी अगर किसी ने मारी है, मोर्चा अगर किसी ने मारा है इस सर्वे में तो वो नाम है कैलाश सांकला का 61.38% के साथ। कैलाश सांकला क्यों? देखिए, कैलाश सांकला जो है पिछले कई बार वहाँ से मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई और सफलता नहीं मिल पाई। और सबसे अच्छा उनका जो चुनावी मुकाबला था वो 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा तो 2013 में कैलाश सांकला महज 1100 वोटों से चुनाव हार गए थे।
इसका दर्द उन्हें अभी भी है। शायद यही वजह है कि वो इस बार भी टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 2015 में उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन वो 1100 वोटों की कसक उनको लगता है कि वो पूरी कर सकते हैं। यही वजह है कि फिर जोर लगा रहे हैं, क्योंकि अभी जो मादीपुर विधानसभा क्षेत्र है उसके एक वार्ड से वो निगम पार्षद हैं, और निगम पार्षद होने के अलावा वो साउथ एमसीडी में उप महापौर भी चुने गए, और अभी जो साउथ जोन है वहाँ का वेस्ट जोन, साउथ एमसीडी का जो वेस्ट जोन है उसके चेयरमैन भी हैं एमसीडी में। तो कहीं ना कहीं वो एमसीडी में जो उनकी सक्रियता है या एमसीडी में जो पार्टी की ओर से उन्हें पद दिया गया, उसकी वजह से उनको लगता है कि हो सकता है कि इस बार अगर पार्टी उनको मौका दे तो जो उनका इतिहास रहा है पुराना वो उसको बदल सकते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि भले वो नंबर 1 पर आ रहे हैं, अब उनको पार्टी कितना तवज्जो देगी, क्योंकि हालांकि उनके पास अभी उस विधानसभा क्षेत्र में निगम पार्षद होने की वजह से लोगों से जुड़ाव है, नेटवर्किंग है, और वो कोशिश भी कर रहे हैं टिकट के लिए। और ख़ास बात यह है कि एससी मोर्चा जो है बीजेपी का, उसमें आप देखेंगे कि स्थानीय जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारी वो रहे हैं। उस हैसियत से भी उनका कद बड़ा है, और पहले भी वो चुनाव लड़े हैं, तो वो भी, क्योंकि अभी जो नया प्रयोग किया गया राजकुमार फुलवारिया के तौर पर, वो देख रहे हैं कि इसमें तीसरे नंबर पर आ रहे हैं वो, क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने ही लड़ा था, तो इसलिए राजकुमार का जो यहाँ पर दावा कमज़ोर पड़ता दिख रहा है ख़ास तौर से इस सर्वे में, उससे लगता है कि कैलाश सांकला एक बार फिर यहाँ पर पार्टी के मजबूत दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं। और मोहनलाल गिहारा की बात करें तो अभी मौजूदा समय में दिल्ली बीजेपी के एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं प्रदेश स्तर के, लेकिन उनको जिस स्तर पर अभी वहाँ काम करने की ज़रूरत है, लगता है कि लोगों के बीच में जो उनको अपना नेटवर्क बनाने की ज़रूरत थी उसमें कहीं ना कहीं अभी कमी दिख रही है। और इस हिसाब से देखेंगे तो कैलाश सांकला ही जो है अभी मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। तरुण, आप लेकिन एक बात और है, जैसे वहाँ पर सुनीता कांगड़ा जो साउथ एमसीडी की अभी मेयर हैं वो भी हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी उनकी ओर से कोई इस तरह से प्रस्ताव नहीं है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं विधानसभा का, लेकिन वहाँ पर वो उनकी भी चर्चा उसी इलाके से हैं वो, तो उनकी चर्चा है। और जब हमारी टीम गई थी तो एक नाम भी वहाँ पर और उभर कर सामने आया, कैलाश गंगवाल का, कुछ लोगों ने वहाँ पर नाम लिया। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से सर्वे में मजबूत स्थिति कैलाश सांकला की बन रही है, क्या उनके आगे किसी अन्य नाम पर विचार होगा या फिर उन्हीं पर पार्टी एक बार फिर सोचने पर मजबूर होती है। ठीक है तरुण, चूंकि 3 नाम हैं, कैलाश सांकला, मोहनलाल गिहारा और राजकुमार फुलवारिया, इन तीनों नामों का एक एक करके आप इनकी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताइए, इनको लेकर किस तरीके की चर्चाएं हैं? देखिए, अगर वहाँ पे आप सिटिंग किसी खांचे में है, मतलब एमसीडी के अंदर हैं, तो एडवांटेज रहेगा ही रहेगा। अगर आपको पार्टी की तरफ से कोई पद मिला हुआ है, यानी कि आप मंडल इकाई के अंदर हैं या फिर जिला स्तर के ऊपर नेता हैं, तो एक एज तो मिलता ज़रूर है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है, जैसे हम रिपोर्टरों से पूछते हैं वैसे पार्टी का अध्यक्ष अपने मंडल से पूछता है या फिर जिला अध्यक्षों से पूछता है कि इसकी क्या ग्राउंड रिपोर्ट है। तो ग्राउंड पर तो कैलाश सांकला है ही, चूंकि पार्षद हैं इलाके के, और जो भी अगर वहां से फीडबैक लेने जाएगा तो सबसे पहली नजर पार्षदों पर ही पड़ेगी, चूंकि बीजेपी को उन्होंने सीट भी जिताई है, वार्ड वहां पर जितवाया है। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं कि 2017 का जो एमसीडी का एक्सपेरिमेंट था वो बीजेपी इस बार दोहराना चाहती है, चूंकि वो एक सफल फॉर्मूला था, लोग सब भूल गए थे, एंटी इनकम्बेंसी भूल गए थे, सिर्फ मोदी के नाम पर सभी पार्षदों को जिता दिया था। इस बार अगर वो एक्सपेरिमेंट होता है तो फिर सांकला बनते हैं या नहीं बनते हैं, फिर पार्टी का कोई नया चेहरा सामने आएगा। ऐसे सूरत हाल तब होंगे जब पार्टी कोई फैसला ले लेगी। शायद अभी पार्टी ने अपने सीएम को ही लेकर, अभी हरदीप पुरी साहब ऐलान करते हैं और 4 विधायकों वाली पार्टी 4 घंटे भी अपने सीएम उम्मीदवार को टिकने नहीं देती है, तुरंत अपना बयान वो वापस ले लेते हैं। तो कंफ्यूजन की जो लेवल है वो आप समझ सकते हैं, बीजेपी के अंदर अपने सीएम पद के एक उम्मीदवार को लेकर भी है, और उसको तो बाद में निपटा जाएगा। लेकिन माइक्रो लेवल के अंदर अगर विधानसभाओं की शुरुआत की जाए तो एक फ्रैक्चर्ड एक तरह से जो सामने आया है ओपिनियन पोल, एक तरफा सांकला टिकट
टिकट की रेस के अंदर एक ही नाम उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं। वो 80% के ऊपर होते तो माना जाता है कि भैया डिस्टिंक्शन के साथ वो पास हुए हैं, इसीलिए उनका दावा बहुत मजबूत बनता है। 61% कुछ खास अच्छा प्रतिशत नहीं होता है। ठीक है, ददीबल जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं ये 3 नाम बीजेपी के मादीपुर विधानसभा सुरक्षित सीट, और उसमें गिरीश कुमार सोनी जो कि आम आदमी पार्टी के 2 बार के विधायक हैं, अगर उनसे सीधे तौर पर एक तरीके से मुकाबला होना है? देखिए, अभी जैसे तरुण जी कह रहे थे, इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी, देखिए आपकी जो टीम गई, टीम ने पब्लिक से बात की कि कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी में कौन हो, तो लोगों को जो नाम पता है, जिसके संपर्क में है वो लंबे समय से, वो उसी का नाम आगे करेंगे, जाहिर है। और यही हुआ है कैलाश सांकला के मामले में, जो वो 61% पर लीड कर रहे हैं। ये वही है कि वो वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। चूंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में होने की वजह से 1 to 1 है उनका, लोगों के मैक्सिमम काम जो हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ही पड़ते हैं, सरकार में तो बड़े लेवल के काम पड़ते हैं। ठीक है, तो उस पे जो है उनकी लोकप्रियता वहाँ इन 2 लोगों के, जिनका 2 नाम आपने दिखाया, मोहनलाल गेहरा और राजकुमार फुलवारिया, इनके मुकाबले उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच में ज़्यादा है। राजकुमार हालांकि चुनाव लड़ चुके हैं और ठीक ठाक लड़े थे, लेकिन अब वहाँ पर जो स्थिति है उसको देखते हुए, क्योंकि 2015 में उस तरह की फाइटें नहीं दे पाए जिस तरह की कैलाश सांकला ने 2013 में दिया था, और उससे पहले भी वो वहाँ 2 चुनाव लड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के कैलाश सांकला की जो लोकप्रियता है लोगों के बीच में, वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के रूप में भी है। ठीक है, और खास करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो अलग अलग ओहदों पर वो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता है। मोहनलाल उसके मुकाबले एक पार्टिकुलर सेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप देखें तो लगभग 1/3 के आसपास उनको मिल रहा है, 22.72%। जी, उनके मुकाबले अगर आप देखें तो इतने का फासला है। और अगर राजकुमार की तरफ जाएं तो आप इनको पाएंगे कि 1/4 पर ही चले गए हैं कैलाश सांकला के मुकाबले, 15.9। हाँ, तो जो 1/4 के करीब है। तो कुल मिलाकर के पब्लिक के बीच में जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं कैलाश सांकला की ज्यादा है। लेकिन टिकट बंटवारे के टाइम पर और कौन से नाम आते हैं, ये नाम तो पब्लिक की जुबान। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। सुजीत जी, चूंकि ये इसका जवाब दीजिए, चूंकि जब टिकट की बात होती है, टिकट वितरण की बात होती है, तो सिर्फ लोकप्रियता ही तो पैमाना नहीं होता। टिकट वितरण में तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, उसमें कैलाश सांकला कैसे फिट बैठेंगे? देखिए, कई बार जो है ऐसा होता है कि कई बार जो है पैराशूट कैंडिडेट की चर्चा होती है। हाँ। लेकिन अभी जो सुरक्षित सीटों का जो इलाका होता है, खास तौर से दिल्ली में भी या और दूसरी जगहों पर, वहाँ पर दावेदारों की संख्या अमूमन कम देखने को मिलती है सामान्य सीटों के मुकाबले। ठीक है। और उस तरीके से पैराशूट कैंडिडेट की भी बात अगर आती है कई बार, तो ये भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से कैलाश सांकला का भी तरुण भी कह रहे थे कि जो है उनका वार्ड में स्थिति मजबूत है, तो उसकी वजह से ग्राउंड रिपोर्ट ठीक होती है। तो अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात देखी जाएगी तो कई बार सीधे तौर पर नकारना ग्राउंड रिपोर्ट को मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर पैराशूट उतारने की बात होगी तो वो तो कहीं भी उतारा जा सकता है और यहाँ भी उतार सकती है पार्टी। लेकिन अभी जो उनका मौजूदा समय में अगर लोगों की बात करें, जो बीजेपी, खास तौर से ये जो मत प्रतिशत है, ये जो बीजेपी के अपने वोटर हैं या जो बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, बीजेपी उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनका अपना मानना है कि उसमें कैलाश सांकला आगे हैं। लेकिन अब पार्टी अगर किसी और पैमाने पर जाती है तो वो अलग बात होगी। चलिए, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि पैराशूट उम्मीदवार तो कहीं भी किसी भी सीट से उतारा जा सकता है। लेकिन अगर मादीपुर विधानसभा की बात करें, रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020, संभावित उम्मीदवारों का ओपिनियन पोल। टोटो टीवी का ये ओपिनियन पोल है, संभावित उम्मीदवार। और अब बारी है आम आदमी पार्टी की। सत्ताधारी दल, 2 नाम निकलकर सामने आए हैं। मौजूदा विधायक गिरीश कुमार सोनी का नाम है 69.20% के साथ पहले नंबर पर, और दूसरा नाम आधे से भी कम
मत प्रतिशत है 30.80% के साथ हरीश जलुथारिया का। दो नाम निकले हैं, गिरीश कुमार सोनी और हरीश जलुथारिया का। सुजीत जी कैसे देखें, क्योंकि मौजूदा विधायक के सीटिंग एमएलए हैं गिरीश कुमार सोनी, जाहिर तौर पर उनका दावा मजबूत है, लेकिन ये दावा क्या सिर्फ इसलिए मजबूत है सीटिंग एमएलए हैं, या फिर उनके द्वारा किए गए कामों का जो वजन है वो भी इस दावे की मजबूती को बढ़ाता है? देखिए, अभी मौजूदा समय में जो आम आदमी पार्टी है वहाँ पर और भी इसमें नाम थे संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में, लेकिन किसी उम्मीदवार को ज़्यादा तवज्जो वहाँ पर नहीं मिली है। तो कह सकते हैं कि गिरीश सोनी को जो ज़्यादा मत प्रतिशत मिल रहा है और इस रेस में नंबर 1 की स्थिति है, और अभी भी आम आदमी पार्टी में वो पहली पसंद हैं वहाँ के कार्यकर्ताओं वोटरों के बीच में जो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो उसके पीछे उनका काम भी है। और पिछली बार जिस तरीके से सबसे पहले चुने गए और मंत्री बनाया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार में, तो उसका प्रभाव दूसरी बार भी देखने को मिला, क्योंकि उस समय ये तय नहीं था जब दोबारा चुनाव हो रहे थे 2015 में, आम आदमी पार्टी दूसरी बार जब चुनाव लड़ रही थी, तो इलाके में यही माहौल था कि गिरीश सोनी अगर यहाँ से जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे। अच्छा। और कम से कम उसका प्रभाव, उस प्रभाव का फायदा उनको 2015 में तो मिल चुका है। मंत्री नहीं बने क्योंकि विधायकों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई। जो सुरक्षित सीटें 12 सीटें थी, 12 की 12 आम आदमी पार्टी ने जीती, तो उनके पास ऑप्शन भी हो गया कि किसको बनाया जा सकता है, और गिरीश सोनी को एक बार बना भी चुके थे। तो हो सकता है कि उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम को, जो सीमापुरी से चुने गए, उनको जो है महत्व मिला। लेकिन अब अभी मंत्री जरूर नहीं बने, लेकिन एक बार मंत्री रह चुके हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उनके पास, उसका असर रहता है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के काम हो सकता है करवा पाते हों इस वजह से, और लोगों को उम्मीद है वहाँ पे अभी भी कि गिरीश सोनी ही जो है उनके संभावित उम्मीदवार अभी दिख रहे हैं। और दूसरा नाम जो है वो उतना प्रभावी नहीं आ रहा है कि गिरीश सोनी को पीछे छोड़ सके। तो इसलिए कह सकते हैं कि गिरीश सोनी का जो काम है या पार्टी का जो पार्टी का कामकाज है, सरकार का जो वेटेज है, वो उनको यहाँ पर मिलता दिख रहा है। यादव जी, गिरीश सोनी आम आदमी पार्टी से ये वो नाम है जो 2 बार का विधायक है, 2 चुनाव हुए, दोनों चुनाव में जीत हासिल की, और अब तीसरे चुनाव की बारी है। लग रहा है कि टिकट मिलेगा तो हैट्रिक भी लग जाएगी। इस उम्मीद के साथ ये दावेदारी मजबूत है गिरीश सोनी की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और देखिए, और पार्टियों के मुकाबले हमें ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी का जीवन काल जो है अभी कुल मिला करके 6-7 साल का है। हाँ। ठीक है, तो बहुत छोटा पीरियड गुजरा है, इसलिए इसमें दावेदार कम हैं। पार्टी के भीतर जो है उतने ज़्यादा नेता अभी उभर करके नहीं आए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा काट छांट और भितरघात की स्थिति हो। तो इसलिए गिरीश सोनी की दावेदारी ज़्यादा है, और कुल मिलाकर के 2 ही नाम आपके सर्वे में दिख भी रहे हैं, गिरीश सोनी और हरीश जलुथारिया। हाँ, तो दोनों के बीच में जो फासला है वो दुगने का है। तो चूंकि गिरीश सोनी मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी भी वो इलाके में काम धाम कर ही रहे हैं, विधायक है ही और बिजनेसमैन भी हैं, और जाहिर है कि जो केजरीवाल हैं उनकी गुडबुक में भी हैं। ये अलग बात है कि उनको मंत्रालय नहीं मिला, तो सुजीत जी जैसे कह रहे थे कि चूंकि मंत्रालय नहीं मिलने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि दोबारा सारी रिजर्व सीटों पर जीत कर जब आम आदमी पार्टी आ गई तो उसमें से उनको सेलेक्ट करना था। और कई बार होता है कि जो मुख्यमंत्री का करीबी होता है उसको कहते हैं कि यार तुम ऐसा करो, तुम्हें हम कुछ और कर लेंगे या किसी और जगह करेंगे, एडजस्ट करेंगे, अभी रहने दो मंत्रालय में। तो वही हुआ इनके साथ। और ये अब सिर्फ विधायक है, लेकिन इनकी पब्लिक के बीच में जो छवि है वो साफ दिख रही है आपके सर्वे में कि 60% से ज़्यादा लोग इनको चाहते हैं। वहाँ जो नाम आम आदमी पार्टी में लोग जान रहे हैं, 2 ही नाम ये बड़े उभर कर आए हैं, जिसमें 70% के आसपास इनका है, 69.20, और 30% पर हरीश जलुथारिया हैं। तो जाहिर है कि पब्लिक के बीच में इनकी छवि अच्छी है।
अब टिकट मिलना ना मिलना वो एक अलग वो एक अलग विषय है, लेकिन पब्लिक के बीच में जो लोकप्रियता है, अगर इनको टिकट मिलता है तो जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के अंदर ही बड़े परफॉर्मर होंगे। ठीक है तरुण, ये बताइए कि क्यों ये नाम पहले नंबर पर आ रहा है? क्या सिर्फ लोकप्रियता एक पैमाना है? काम के लिहाज से ऐसा क्या किया है गिरीश कुमार सोनी ने अपनी विधानसभा में जिसकी वजह से लोग उन्हें दोबारा पसंद करें? देखिए, काम के लिहाज से तो कभी ऐसा सुनने में नहीं आया है। नहीं तो आम आदमी पार्टी अपने किसी भी काम को बेशक एक नाले से दूसरे नाले की तरफ एक पुलिया बनाई हो तो उसको भी ब्रिज बना के प्रचारित किया जाता है। अच्छा। लेकिन मादीपुर के अंदर ऐसा कोई भी प्रचारित क्रांतिकारी काम नहीं हुआ है जो आम आदमी पार्टी भुनाने से चूक गई हो। यही कारण है कि गिरीश सोनी का नाम कभी चर्चा में बहुत ज्यादा रहा भी नहीं और वो बहुत कम महत्वाकांक्षी हैं। कई जो पूर्व मंत्री रहे हैं जिनका किसी न किसी कारण से पत्ता कट गया मंत्री पद से, चाहे जितेंद्र तोमर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल की पहली कैबिनेट के नगीने कहे जाते हैं जो कथित तौर पर संदीप कुमार, वो किस कांड में फंसे पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी को एकोमोडेट करने के लिए आपके पास जगह नहीं है, लेकिन गिरीश सोनी अगर लेफ्ट आउट हैं तो किसी ना किसी वजह से ही होगा। 49 दिन की सरकार में शायद उनकी परफॉर्मेंस पार्टी को अप टू मार्क नहीं लगी होगी और अब तो क्रांतिकारी और आंदोलन से निकली हुई पार्टी की छवि भी अलग हो गई है, जो कि कई जगहों पर पार्टी के ऊपर संगीन आरोप भी लगे हैं। गिरीश सोनी चूंकि डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं पार्टी के अंदर, चूंकि पत्रकारों के बीच में तो कानाफूसी करते ही है ना पूर्व मंत्री कि वो मंत्री इस कारण बना और मैं इस कारण नहीं बन पाया। तो गिरीश सोनी के मसले में ऐसा कोई पत्रकार हमें नहीं मिलता जिससे कानाफूसी की हो गिरीश सोनी ने कि वो पार्टी से खफा है। डाउन टू अर्थ है, शायद यही इमेज उनकी है कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा पद की लालच नहीं है उनके अंदर। यही एक उनकी यूएसपी रही है कि हमारी ओपिनियन पोल के अंदर गिरीश सोनी को अपने इलाके के अंदर उनकी सक्रियता के कारण ज़्यादा नहीं है, लेकिन पब्लिक तो चाहेगी ना अपने विधायक से। तभी मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं तो फिर वो सचिवालय के, विधानसभा के या फिर सिविल लाइन के चक्कर लगाने में ज्यादा मशरूफ रहते हैं नेता। गिरीश सोनी के पास ये तीनों वजह नहीं है, इसीलिए वो इलाके के अंदर ही ज्यादा सक्रिय रहते हैं और इनकी जो काडर है, जो कई पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी हमारे टच में ही रहते हैं। तो कहते हैं कि मंत्री जी सुबह भी मिलते हैं और शाम में भी मिलते हैं और चांद सितारे नहीं चाहिए होते दिल्ली वालों को, विधायक उनसे मिल जाएं, उनकी समस्या हल भी ना करे लेकिन उसको छू भी ले कि हाँ मेरे दुख के अंदर, आपके दुख के अंदर मैं भी शरीक हूँ। कुछ एक पैरवी होती है, कुछ ज्यादा पैरवी क्या होती है, स्कूल के अंदर किसी का एडमिशन कराना है, वो भी सरकारी में, इलाज कराना है, बुजुर्गों को पेंशन देनी है, सड़क बनानी है, नाली बनानी है। आप नगीने बता रहे हैं इन्हें अरविंद केजरीवाल की पिछली सरकार के, तो मैंने एक ही नगीना बताया जो कि विपक्ष प्रचारित करता था कि ऐसा नगीना है संदीप कुमार। ठीक है, चूंकि गिरीश सोनी पिछली सरकार में मंत्री थे और इस सरकार में एक तरीके से हाशिए की राजनीति वो करते हैं, लाइमलाइट में नहीं रहते दरअसल। लेकिन गिरीश सोनी क्या मादीपुर से फेस होंगे या अरविंद केजरीवाल जैसे हर सीट पर अपना चेहरा उनका है, यहां भी अरविंद केजरीवाल का ही चेहरा होगा? देखिए, दोनों चीजें हैं। जहां पर कम पड़ रहा होगा विधायक का काम, वहां पर वो अरविंद केजरीवाल का चेहरा चिपका देंगे। जहां पर उन्होंने अच्छा काम किया होगा, जिस ब्लॉक के अंदर, जिस वार्ड के अंदर या जिस छोटे इलाके के अंदर, वहां पर वो खुद के काम को प्रचारित करेंगे। तो दोनों तरफ से ठीकरा बड़े नेता पर फोड़ा जाएगा और जहां पर खुद का काम प्रभावित हो रहा है, लोग खुश नहीं है, वहां पर अरविंद केजरीवाल का फ्री का प्रचार किया जाएगा कि डीटीसी फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी और दिल्ली के अंदर क्रांतिकारी विकास हो रहा है। लोगों को दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मादीपुर विधानसभा के अंदर सैकड़ों स्कूल बन गए हों या फिर विश्वविद्यालय बन गया हो या बहुत बड़ा ऐसा मोहल्ला क्लिनिक बन गया हो जो दिल्ली के अंदर कभी हुआ ही नहीं था, जहां पे पैरासिटामोल से ज्यादा भी कुछ मिलता हो। तो ऐसा कोई क्रांतिकारी विकास का मॉडल ना प्रचारित किया गया मादीपुर में, ना हुआ भी। शायद गिरीश सोनी के लिए टिकट हासिल करने से ज्यादा मुश्किल होगा अपनी सीट बचा पाना। सुजीत जी, क्या ये भी एक एंगल है? लेकिन सरकार तो ये कह रही ना कि हमने हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया, हमने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया है और मोहल्ला क्लिनिक को भी अच्छे तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। ये तमाम फैक्टर होंगे ना जो गिरीश सोनी का वजन भी बढ़ाएंगे विधानसभा में। देखिए, आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार है तो अपनी सरकार के 5 साल का जो उनका कामकाज है उसको ज़रूर वो हर विधानसभा में प्रचारित करेंगे। जो भी आपने मुद्दे बताए हैं
उनको जरूर वो गिनाएंगे। और दूसरा, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के पास सीएम का चेहरा नहीं है, तो सीएम उनका अरविंद केजरीवाल हैं, और आगे भी अगर चुनाव जीतेंगे तो वही सीएम बनेंगे। तो सीएम का चेहरा लेकर और जो सरकार के बड़े काम हैं, चाहे आप जो भी आपने अभी गिनाए वो सारे काम, उसको तो वो जरूर बताएंगे, और उसको नहीं बताएंगे तो फिर जो है वो अपनी उपलब्धियां क्या गिना सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों मुद्दों पर ही आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में जाएगी, और जो भी विधायक के अपने काम होंगे या अपने दम पर जो उन्होंने कराया होगा, वो जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, सरकार की योजना है, अगर उन्होंने अपने इलाके में कुछ प्रयास करके सरकार की ओर से कुछ मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए या कोई स्कूल बनवा दिया, कुछ सड़कें बनवा दी, अगर उनके प्रयास से कुछ चीजें वहां ज्यादा हुई तो उसका लाभ भी उन्हीं को ही मिलेगा। अगर नहीं करवा पाएंगे तो हो सकता है उसका नुकसान भी मौजूदा एमएलए को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो इस सर्वे में दिख रहा है उसमें गिरीश सोनी ही आगे दिख रहे हैं, अगर मजबूती से के साथ दिख रहे हैं आम आदमी पार्टी में, और बीजेपी में देखेंगे तो कैलाश सांकला दिख रहे हैं, और कांग्रेस में देखेंगे तो मालाराम गंगवाल तो का ये वो उभर कर सामने आ रहा है। अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे या जनता के राय पर पार्टियां जाएंगी तो इनको भी तवज्जो देनी पड़ेगी टिकट में। ठीक है, तो ये तीनों पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और इन तीनों पार्टियों में जो नाम सबसे आगे हैं, कांग्रेस में मालाराम गंगवाल, बीजेपी में कैलाश सांकला और आम आदमी पार्टी में सिटिंग एमएलए गिरीश कुमार सोनी। ये तो बात हुई मादीपुर विधानसभा की। कल फिर हाजिर होंगे किसी दूसरी विधानसभा का सूरत हाल लेकर और बताएंगे, समझाएंगे आपको कि आखिर वहां पर लोगों के बीच वो कौन कौन से नाम हैं जो सुर्खियां बटोर रहे हैं, जो चर्चा में बने हुए हैं, जो दरअसल रेस 2020 में है। यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टोटल न्यूज।